मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बात देखी थी कि कैसे लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूर्ण करने के लिए अगस्त प्रस्ताव, फिर सांप्रदायिकता का विकास और अंततः देश विभाजन पर कांग्रेस के लगभग सभी नेता सहमत हो जाते हैं। और स्वतंत्रता के साथ ही माउंटबेटन प्लान में भी, जिसे मनबाटन योजना भी कहा गया, उसमें भारत के दो हिस्से, एक भारतीय संघ और दूसरे पाकिस्तान की बात हुई। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक कद्दावर नेता थे, खुदाई खिदमतगार जो एक पार्टी थी, संस्थापक भी थे, उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गई है तो उन्होंने अलग पठानिस्तान या अफगानिस्तान राष्ट्र की मांग की, जिसे माउंटबेटन ने अस्वीकार कर दिया। और अंततः वहां जनमत संग्रह के माध्यम से धांधली करवाई गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उस धांधली के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में विलय के लिए निर्णय देता है। कुछ भी हो, जो भी चीजें थी, जैसी भी थी, स्वतंत्रता की बात थी। अंग्रेज 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत छोड़कर जा चुके थे और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने पूर्णतः सत्ता हस्तांतरित कर दी। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में जब जो भी पढ़ चुके हैं उसमें कुछ टॉपिक बचे रह गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में किसान आंदोलन। तो आज हम लोग भारत में जो भी किसानों के आंदोलन हुए उस पर बात करेंगे और उसी पे हम लोग शुरू करते हैं एक एक किसान आंदोलनों पे। तो सबसे पहले किसान आंदोलन। भारत में किसान आंदोलन, जिसमें पहला किसान आंदोलन है नील आंदोलन। टाइम पीरियड 1859 टू 60। ठीक है, समस्या अब इसमें क्या है नील आंदोलन में, ये चीज हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें हम जब बात करते हैं तो ये टाइम वो है जब जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया। अब आप उत्पादित नील, जो कि नीले कलर का ही होगा, कृत्रिम रंग की जब बात करते हैं तो वो कई कलर के थे। ठीक है, तो वो चीजें हुई। तो जब कृत्रिम रंग हो जाएगा तो क्योंकि सस्ता भी होगा, टिकाऊ भी है, कई कलर हमको मिल जाएंगे, तो प्रत्येक कंपनियां कई कलर के कपड़े बनाने प्रारंभ करती हैं। कृत्रिम रंग सस्ता भी पड़ेगा नील से, तो ऐसे में डिमांड जो है वो नील की न रह करके कृत्रिम रंग की हो जाएगी। और जब डिमांड कृत्रिम रंग की हो गई, नील की मांग कम है, तो जो नील का उत्पादन करते थे किसान, वो कोशिश क्या करेंगे कि चूंकि नील की खेती घाटे का हो गई, तो उनकी कोशिश होगी कि वो नील की खेती बंद कर दें। नील आंदोलन में भी विवाद यही था। होता था क्या यहाँ पे कि जो उत्पादक थे नील खरीदने वाले, उन लोगों ने करार प्रथा लिखवा ली थी भारतीय किसानों से, जिसे हम ददनी प्रथा कहते हैं। और वो जो करार प्रथा होती थी कि हम तुम्हारा नील खरीदेंगे, प्रतिवर्ष खरीदेंगे, जितना उत्पादित करोगे सब खरीदेंगे, इस रेट पर खरीदेंगे, जो रेट बाजार रेट से कम होता था। पहले हो सकता है बाजार रेट अच्छा रहा हो, मांग क्योंकि थी नील की, लेकिन जब दूसरा कलर आ जाएगा तो फिर उसकी मांग घटेगी, तो पूर्ति भी प्रभावित होगी और मूल्य में भी अंतर आएगा, मूल्य भी कम हो जाएगा। तो जो करारनामा था उसमें यह है कि इतना तुम नील उत्पादित करोगे, इतना हम खरीदेंगे, इसी मूल्य पर खरीदेंगे और 20 वर्षों तक खरीदेंगे। करारनामा तो यही होता है। तो अब उस ददनी प्रथा से मुक्त करने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे, और जितनी खेत पर आपको नील का उत्पादन करना, उससे भी वो मुक्त करने के तैयार नहीं थे। तो इसी में एक मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर, इनको एक आदेश मिला और उस आदेश को पढ़ने में इनसे गलती हो गई। उसमें इन्होंने कहा कि यदि कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता है तो उसे उसकी भूमि से बेदखली नहीं किया जा सकता। क्योंकि होता क्या था, पहले यूरोपीय जो थे वो उसकी भूमि से बेदखली कर देते थे। किसान अगर कोर्ट की शरण में गया तो कोर्ट में अधिकतर यूरोपीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो क्या करते थे, उस यूरोपीय का ही पक्ष लेते थे
और अंततः किसान की जमीन से बेदखली हो जाती थी। तो नील आंदोलन पूर्णतः किसानों के नील की खेती को लेकर के आंदोलन था, जिसपे हम लोग आगे देखें क्या था। यह पहला कृषक विद्रोह है जो बंगाल में हुआ। पहला कृषक विद्रोह जो बंगाल में हुआ, और इस कृषक विद्रोह में का जो कारण था वो था ददनी प्रथा। ठीक, ददनी प्रथा यानी करारनामा। इसमें क्या है कि दो वर्ग हैं, एक है यूरोपीय व्यापारी और दूसरा वर्ग है किसान। दो लोग। ठीक, चूंकि नील की अभी तक मांग जो है वो ज्यादा थी, तो मांग जब ज्यादा रहेगी तो मूल्य भी ज्यादा होगा। ठीक, जिस समय नील की मांग ज्यादा थी, मूल्य भी ज्यादा था, उसी समय यूरोपीय किसानों ने, व्यापारियों ने भारतीय किसानों से करारनामा कराया। ठीक है, इस करारनामा के अंतर्गत क्या है कि इस किसान को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित मात्रा, निश्चित समय के लिए, निश्चित मूल्य, निश्चित मात्रा, निश्चित समय के लिए नील इस यूरोपीय को उपलब्ध कराना है। देखिए, ये हो गया करारनामा। अब हुआ क्या कि जर्मनी में 18वीं शताब्दी के मध्य में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया। नील का प्रयोग पूर्णतः कपड़ों को रंगने में किया जाता था, क्योंकि जब हम मुगल कालीन व्यापार की स्थिति देखते तो उसमें कपड़े बहुत ज्यादा जाते थे, और उन कपड़ों में भी सबसे ज्यादा छींटदार। तो उसमें छींटदार कपड़ों में क्या होता था, सफेद कपड़ा कपास का, उस पर ठप्पा मार दिया जाता था, महीन छींटे डाल दी जाती थी। उसको बहुत यूरोप में पसंद किया जाता था। भाई और कोई डिजाइन थी ही नहीं, अधिकतर छींटदार कपड़ा। अभी भी चलते हैं छींटदार कपड़े, लेकिन अब नील से कलर नहीं होते। छींट जो होता वो नील से नहीं होता, बल्कि इस कृत्रिम रंग से होता है। अब जब कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया तो इसमें क्या है, इसका रंग पक्का है, मूल्य कम है, रंग कई हैं। नील में रंग कच्चा है, ज्यादा धुलेंगे तो छूट जाएगा धीरे धीरे, मूल्य अधिक हैं, कलर कई नहीं है, सिर्फ एक, कौन सा, नीला। ठीक है, इसमें नील में क्या होता था कि कई चीज मिला करके पकाया जाता था इस रंग को, ताकि छूटे ना। ठीक है, कलर करने के बाद इसमें पता नहीं सोरा वोरा क्या मिलाते थे, सोरा नहीं हो सकता, तो बारूद है। ठीक है, नमक घोल इन सब का करते थे, उसमें डिप करते थे गर्म पानी करके, ताकि पक्का हो जाए, जल्दी छूटे ना, तो वो करते थे। अब जब ये चीजें आ गई तो लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे, इसको पसंद करेंगे। कंपनियां तो इसी की मांग करेंगी, सस्ता और अच्छा है। ठीक है, तो जब इसके मांग बढ़ेगी तो इसके मूल्य बढ़ेंगे, इसकी मांग घटेगी तो इसके मूल्य भी कम होंगे, और अगर मूल्य कम होंगे तो जो पहले लाभ का सौदा होता था, क्या वो अब लाभ का सौदा रह जाएगा? नहीं। जब लाभ का सौदा नहीं रह गया तो फिर हम खेती क्यों करें उसकी? भाई जितनी लागत आ रही है, अगर उतना भी मूल्य ना मिले तो क्या कोई किसान उस चीज को उत्पादित करना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो अब यहां क्या बात हुई कि किसान जो हैं वो इस प्रथा से मुक्त होना चाहते थे, और अगर किसी ने इस करारनामा को तोड़ा, नहीं दिया, जिद किया, तो ये यूरोपीय व्यापारी उसके भूमि की डिग्री करवा देते थे, यानी बेदखली करवा देते थे। तो मूल मुद्दा इसी का था। मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर, इन्होंने एक आदेश पढ़ा।
कहते हैं वो आदेश पढ़ने में गलती हो गई और उस आदेश में इन्होंने ये कहा, आदेश में कहा कि कोई भी किसान जो फसल चाहे वो बो सकता है, पुलिस उसको उसकी भूमि से बेदखली नहीं करेगी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर रैयत स्वतंत्र है अपनी भूमि पर अपने मन मुताबिक फसल उगाने के लिए। इनका ये पढ़ना था कि किसानों ने इसके लिए विद्रोह कर दिया। ठीक, और जब किसानों ने इसके लिए विद्रोह किया तो ये काफी क्षेत्र में फैल गया और दो किसान सामने आए, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने नेतृत्व दिया किसानों को और अंततः ये भूतपूर्व कर्मचारी भी थे इससे संबंधित। ठीक है, अंततः किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। अब भाई अगर नील की खेती करना बंद कर दिया है तो यूरोपीय व्यापारी कुछ तो करेंगे ही, अरे फ्री फ्री चले जा रहे हैं, हमको तो कोई लाभ ही नहीं मिला और ये किसान अपने रिकॉर्डिंग सब कर रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। जैसे इन्होंने किया, किसानों के ऊपर यूरोपीय अधिकारियों ने भूमि कर बढ़ा दिया। जैसे उत्पादन कर बढ़ाया, किसानों ने कहा ठीक, भूमि कर देना बंद कर दिया। कई नेता जो थे उसमें, कई शिक्षित वर्ग जो था, जैसे उसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, इन्होंने सपोर्ट किया उसमें। ठीक है, सीटोनकार की अध्यक्षता में अंततः सीटोनकार डाल देते हैं, रुक जाइए ऊपर। अंततः सीटोनकार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने किसानों को मुक्त कर दिया नील की खेती करने से। लेकिन जब यहां पर इन दोनों के नेतृत्व में नील की खेती करना बंद किया किसानों ने और भूमिकर भी देना बंद किया, तो जो यूरोपीय पहले नील को सही करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाए थे, जब नील ही नहीं मिल रहा है तो फैक्ट्री में लेबर ओबर कैसे रहेंगे, तो उन्होंने ऑलरेडी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था। और बाद में जब सीटोनकार की अध्यक्षता में इस बात की बात आई तो मुक्त भी हो गए, और चूंकि पहले ही बंद कर दिए थे फिर कोई विवाद भी नहीं हुआ और ये किसानों की जीत हुई ये चीज। ठीक है, तो पहला विद्रोह नील, और नील में स्थिति क्या हुई, किसानों के पक्ष में निर्णय हुआ और आंदोलन पूर्णतः सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह पावना विद्रोह, टाइम 1873 से 76। यह विद्रोह बंगाल प्रांत के पावना जिले में हुआ और पावना जिले में परगना था यूसुफ शाही। अभी जल्दी ही यूसुफ खां मर गए बेचारे, कल ही उनका दाह संस्कार, दाह नहीं हुआ, जमींदोज किए गए। ठीक है, अब देखिए यहां हुआ क्या कि इस पावना जिले में जो जमींदार थे, इन्होंने लगान की दर बढ़ा दी। भाई कोनो डीजल का रेट बढ़ गया था, जो लगान की दर बढ़ा रहे हो, वसूली में दिक्कत होती। अक्सर कर तुम्हारे लगान के ही दर बढ़ते रहते। बिटिया की शादी है तो लगान की दर बढ़ा दो, बिटिया की शादी है तो किसी छप्पर पे, किसी गरीब के छप्पर पे लौकी लगाए तो अपने हकरारे भेजो, जाए तोड़ लाए। ये सब क्या थी, ये सब गरीब को सताना और लूटने का काम था। ठीक है, जब इन्होंने लगान की दर बढ़ाई तो पावना जिले में इस बढ़ी हुई लगान के खिलाफ किसान संघ का गठन हुआ। ठीक, किसान संघ का गठन हुआ। देखिए
एक किसान संघ बन गया, पहला है ये किसान संघ। इससे पहले जो भी हुए थे संगठन बना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये भी किसानों का ही था, बढ़ी हुई लगान वृद्धि के खिलाफ। अब इस पावना में जैसे आरसी दत्त, ठीक, दूसरे नेता थे इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन दोनों लोगों ने किसानों का समर्थन किया। पावना के इन किसान आंदोलन के नेता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, और शंभूपाल, ये 3 लोग। इन लोगों ने बढ़ी हुई लगान देने से मना कर दिया। पहला कि बढ़ी हुई लगान हम नहीं देंगे, तुमको जो करना हो वो कर लो, पहली चीज यह बात आ गई। अब जब बढ़ी हुई लगान देने से मना कर दिया और साथ ही साथ एक घोषणा की कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत हैं और महारानी की ही रैयत होना चाहते भी हैं, ठीक, महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं। रैयत का मतलब हुआ किसान, ठीक है। अब विवाद की बात है, यहां तो अंग्रेजों की चाटुकारिता भी हो गई कि हम महारानी मानते हैं, तुमको नहीं मानते हैं, यानी भारतीयों में ही विवाद की स्थिति, विरोध की स्थिति, बंटवारे की स्थिति। अब ऐसे में जब सिर्फ महारानी की बात ये लोग कर रहे हैं और ये शिक्षित समर्थक वर्ग इनके साथ खड़ा हुआ है, तो फिर जमींदारों को दबाने के लिए सरकार भी तो पक्ष लेती। तो ऐसे में 1885 में ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाकर किसानों को राहत दी गई, ठीक है, ठीक, यानी सरकार ने अंततः इन किसानों की मांगों को पुनः स्वीकार कर लिया और किसान जो चाहते थे वो चीजें उन्हें मिली। लेकिन 73, 76 से 85, 9 साल बाद ये चीजें हुई, यानी इस दौरान इनका आंदोलन ज्यादा तीव्र, कहीं स्लो, इस हिसाब से चलता रहा। नेक्स्ट, दक्कन उपद्रव। ईस्वी, दक्कन उपद्रव। दक्कन उपद्रव, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम यहां की बात करते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान का डायरेक्ट किसान से संपर्क होता, सरकार का डायरेक्ट किसान से संपर्क होता है। तो अगर सरकार का डायरेक्ट किसान से संपर्क है तो भूमि का मालिकाना हक भी किसका होगा? रैयत का होगा। तो जब भूमि का मालिकाना हक है तो सरकार और किसान के बीच में कोई और तो नहीं रह गया मध्यस्थ। जब कोई और मध्यस्थ नहीं है तो फिर वहां कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या कब हुई? यहां पर कुछ मारवाड़ी और गुजराती सूदखोर थे। सूदखोर आप जानते ही हैं, सुतही पैसा वैसा देते हैं काफी ज्यादा ब्याज पर। स्थिति ये होती है सूदखोर, ये देखिएगा लाइट की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है, काफी ज्यादा ब्याज पर। यहाँ तक कि गांव में अभी भी चलता है ये। काफी लोग होते हैं जो सूद पर पैसा देने का काम करते हैं और लगभग
120%, नहीं तो 60%। यानी मंथली 10 रुपया, 100 रुपये देंगे तो 1 महीने बाद 110 वापस करना है, और वो भी पैसा हर 6 महीने पर मिश्रधन हो जाता है। जो भी ब्याज हुआ जुड़ गया उस पर ब्याज, फिर 6 महीने बाद जो ब्याज था वो जुड़ गया मूलधन में, उस पर ब्याज। और स्थिति हो जाती है कि जिस व्यक्ति ने एक बार 20,000 रुपए ले लिया, वो जिंदगी भर उसके यहाँ काम करता है, ब्याज नहीं चुका पाता है बंदा। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है, इसी को दास्ता भी कहते हैं। तो दास प्रथा के समकक्ष भी है, जिंदगी भर काम किए और 20,000 रुपया तुम नहीं चुका पाए, ठीक है, तो क्या किया जाए, समाज है, ठीक है। एक सूदखोर ये थे, ये लोग करते क्या थे कि इन किसानों को सूद देते थे, ब्याज की दर ज्यादा है, और जब किसान इस सूद को नहीं चुका पाता था तो ये लोग उसकी संपत्ति की या भूमि की डिग्री करवा लेते थे न्यायालय से, और उसकी भूमि उस सूदखोर की हो जाती थी, ठीक। ये व्यवस्था चलती थी। हुआ क्या, दिसंबर 1874 में एक सूदखोर कालूराम, नाम देखिए एकदम वही सूदखोर वाला है कालूराम, इसने एक किसान थे बाबा देशमुख, पूरा नाम है बाबा साहिब देशमुख। कालूराम ने एक किसान बाबा साहिब देशमुख के घर की डिग्री करवा ली। सोचिए, यानी बाबा साहिब देशमुख क्या हुआ, सड़क पर आ गए, घर की डिग्री हो गई। तो ऐसे में किसानों ने इन सूदखोरों का सामाजिक बहिष्कार, साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू किया। अब अगर साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार होने लगे तो दिक्कत तो होगी ही, ठीक। लेकिन इस सामाजिक बहिष्कार से किसान संतुष्ट नहीं हुए, और 1875 में स्थिति और विस्फोटक हो गई, और इतनी विस्फोटक हुई कि किसानों ने साहूकारों के घरों पर हमला करके कागजात जलाने प्रारंभ कर दिए। मतलब जो भी पेपर ऊपर हो, सूद दूध लेने होने वाला, घर ही जला दो। यानी वो सारे पेपर जल जाएंगे, और सब जब सारे पेपर जल जाएंगे तो फिर न्यायालय में किस बात का प्रूफ, हमने तुमसे सूद लिया था कि नहीं लिया था, ये प्रूफ करो। ऐसी चीज तो होती नहीं। कहते इस विद्रोह को 3 सप्ताह में पुलिस ने दबा दिया। यानी विद्रोह तो दब गया। तो क्या अगर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता इन सब चीजों पे, तो क्या भविष्य में किसान इन साहूकारों या सूदखोरों के खिलाफ पुनः विद्रोह नहीं करते? स्वाभाविक है, पुनः विद्रोह करते। अंततः सरकार ने दक्कन कृषक अधिनियम 1879 ईस्वी में बनाकर किसानों को राहत दी। ये चीज आ गई, ठीक है। जस्टिस रानाडे ने किसानों की मांग को उचित ठहराया था। जस्टिस रानाडे का एक संगठन था, पूना सार्वजनिक सभा। इसके तहत इन्होंने किसानों की मांग उचित ठहराई थी, यानी सपोर्ट किया था किसानों की मांग का, ठीक है। तो ये दक्कन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह। ये देखा जाए कि 1900 के बाद जब 20वीं शताब्दी लगती है
तो उसमें जो किसान विद्रोह होते हैं, क्योंकि उसी में किसान आंदोलन काफी कांग्रेस के झंडे के तले चले। कांग्रेस जब सक्रिय होती है राजनीति में, तो कांग्रेस ने भी किसान आंदोलन को काफी बढ़ाया, ताकि वह किसान आंदोलन भारतीय राजनीति में उभर कर सामने आ सके और कांग्रेस को सपोर्ट भी कर सके हर बात के लिए। ठीक है। मालाबार का मोपला विद्रोह। जब हम मोपलाओं की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जब 1498 में वास्को डिगामा आया था, तो उस समय भी मोपला केरल के मालाबार तट पर छोटा मोटा व्यवसाय का कार्य करते थे। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय भी ये काफी गरीब थे। इनका काम छोटा मोटा व्यवसाय और खेती किसानी, यही काम था। जबकि उसमें जो जमींदार वर्ग था वहां का, वो दक्षिण भारत का नंबूदरी ब्राह्मण वर्ग होता था। तो दो चीजें हो गई यहां पर। मोपला गरीब किसान वर्ग है, जबकि जमींदार साथ ही साथ मुसलमान भी है। ये भी ध्यान देना, जमींदार नंबूदरी ब्राह्मण अर्थात हिंदू है। ठीक, नंबूदरी ब्राह्मण दक्षिण भारत में ये पाए जाते हैं। हिंदू, भाई ब्राह्मण है तो हिंदू होंगे ही होंगे। और वो गरीब किसान वर्ग है जो छोटा मोटा व्यवसाय, परचून की दुकान, पंचर जोड़ना, यही सब काम करते थे। ठीक है, साथ ही साथ खेती किसानी यही करते थे। अब जब जमींदार हिंदू हैं, किसान मुस्लिम है, तो सांप्रदायिकता का विकास तो सरकार करती, और वो भी अंग्रेज। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो ना करे। 1836 से 54 के बीच लगभग 22 विद्रोह होते हैं। जो जानकारी मिलती है, छोटे मोटे विद्रोह थे, और ये सारे सांप्रदायिक हुए। इसमें मोपला किसानों के द्वारा बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत से ब्राह्मणों पर जमींदार जो थे उन पर आक्रमण किए गए, लेकिन हर विद्रोह दबा दिया जाता था। ठीक, 1921 में यह एक नए कलेवर में आया। अभी तक यहां जो भी विद्रोह हुए सब सांप्रदायिक होते थे। हिंदू गरीब की लड़ाई होती थी, सारी गरीब और अमीर की लड़ाई होती थी। लेकिन यहां 21 में जो हुआ, एक नए कलीवर में आया, और इसमें ये किसान विद्रोह के रूप में आया। और वो भी किसान विद्रोह कैसे हो गया? खिलाफत आंदोलन की तरह। और यहां पर इनके इस विद्रोह को महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना आजाद आदि ने समर्थन दिया। ये चीज है। यहां पर जो इन मोपला लोगों के नेता थे, नाम था अली मुस्लियार। ये नेतृत्व कर रहे थे। और चूंकि 20 के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए भी प्रयास किया, काफी सफल भी रहे। तो ऐसे में मोपला और हिंदू दोनों वर्ग मिलकर के, वहां जो किसान भी थे, कुछ हिंदू जो गरीब थे, जमींदार तो इसमें थे नहीं बहुत ज्यादा सक्रिय, इन लोगों ने कोशिश यही किया कि सरकार, किसान आंदोलन के रूप में सरकार की नीतियों का हम विरोध करें। ये बात यहां आई। लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि अली मुस्लियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो भी गिरफ्तार करने के लिए मस्जिद पर हमला किया। मस्जिद में घुस गए, वहां से ले आए। और जब इसकी सूचना मोपलाओं को मिली, तो ये सारे मोपला, इनकी वजह से सारे मोपला एकत्रित हो गए। और एकत्रित होने के पश्चात
इन सब ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब अंग्रेजों की चाल होनी चाहिए थी कुछ न कुछ, क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों के द्वारा हो रहा है, हिंदू उसमें ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। तो ब्रिटिश नौकरशाहों ने क्या किया, यानी अंग्रेजों ने इसके खिलाफ हिंदुओं को भड़काया। कुछ नहीं, किसी मंदिर में गाय का मांस फेंकवा दो, ऐसे ही भड़क जाएंगे। ऐसे में एक वर्ग अगर ये सब चीजें कर रहा है तो उसमें दोनों वर्ग को लड़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से प्रयास से ही आपस में वो दोनों वर्ग डट के लड़ेंगे। ठीक है, हिंदुओं को भड़काया और जो एक किसान आंदोलन था अब तक, उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया। ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में खूब लड़े झगड़े। ये काम इन्होंने यहां किया अंग्रेजों ने, लेकिन अंततः दिसंबर 1921 में मोपलाओं का यह जो विद्रोह था किसान, इसे दबा दिया गया और पुनः वही पुरानी व्यवस्था जिसमें कुछ थोड़ी बहुत रियायतें दी गई और पूरी नई व्यवस्था कायम रही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। भाई हम जिस प्रांत में हैं उस प्रांत में भी काफी आंदोलन हुए। जब हम कांग्रेस के किसान आंदोलन की बात करते हैं तो वो यही शुरू होता है, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। क्योंकि इसमें अब बहुत सी चीजें आएंगी, एक आंदोलन इत्यादि भी इसी में आता है। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। जब हम संयुक्त प्रांत की बात करते हैं तो हम एक ऐसे द्वाब के क्षेत्र की बात करते हैं जो उत्पादन की दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन यहाँ शोषण भी बहुत हुआ, क्योंकि यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार थे और उन जमींदारों ने किसानों से मनमाना राजस्व वसूल किया। जब उनकी जैसी इच्छा होती थी वो वैसा राजस्व लेते थे। तो जब किसानों का शोषण बढ़ जाता है तो किसान अपने उस शोषण के खिलाफ आवाज जरूर उठाता है। यहां पर भी ठीक वही स्थिति होती है और अंततः आगरा और अवध क्षेत्र के किसानों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे किसान सभा कहा गया। पहला संयुक्त प्रांत में संगठन। ठीक है, अंत में कुछ समय बाद ही गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी, ये 3 लोग थे और इन 3 लोगों ने 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, प्रदेश किसान सभा का गठन किया। ठीक है, अब जब उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हो गया तो इसी समय से 1918 में गठन हुआ, 1919 से किसानों का एक संगठित विद्रोह सुभर कर सामने आता है। ठीक है, और ये विद्रोह जो शुरू हुआ वो 1919 में नाई धोबी बंद आंदोलन के रूप में सामने आया। भाई नाई और धोबी भी तो किसान थे। इन्होंने क्या कहा कि हम अपना काम सब जगह करेंगे, बस शासक वर्ग क्या नहीं करेंगे। न तो हम जमींदारों घर बाल काटने जाएंगे, न तो हम जमींदारों घर
कपड़ा धुलने जाएंगे, ना तो उनके कपड़ों को प्रेस करेंगे। तो अगर ये दो जातियां अपने व्यवसाय जो था वो इन जमींदारों के यहां ना करें, तो इससे दूसरे वर्ग भी प्रेरित होते, स्वाभाविक था। और जब दूसरे वर्ग प्रेरित होंगे तो क्या किसानों को दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होती होती। अंत में जमींदारों ने ये सब चीजें की, लेकिन ऐसे में ही दो व्यक्ति आते हैं सामने, झिगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह। इन्हीं दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया और इसको बढ़ाया भी काफी, ठीक है, बहुत भूमिका लगाई। लेकिन बाद में, इनके बाद में ये प्रतापगढ़ में आया था 1919, मूलतः प्रतापगढ़, ठीक है। बाद में बाबा रामचंद्र, इन्होंने बड़ा काम किया इस किसान आंदोलन में। ये मूलतः महाराष्ट्र के थे, सन्यासी थे, धर्म की बात किया करते थे, गांव गांव में जाते थे, वहां धर्म की बात करते थे, लोगों को जगाने का काम ये करते थे। तो अगर कोई संत महात्मा लोगों को जगाए, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करे, तो संभव है कि उस संत महात्मा की बातें धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगी, और जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जो शिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता, वो काम ये संत महात्मा कर सकते हैं। व्यक्ति को अच्छे से धर्म के आधार पर धर्म की बहुत सी बातें बता करके, बहुत से उदाहरण धर्म से लेकर के उस व्यक्ति को समझा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। बाबा रामचंद्र ने ये काम किया, ठीक है। अब बाबा रामचंद्र ने किया क्या? इन्होंने गांव गांव में जाकर सन्यासी के रूप में रामचरित मानस का पाठ करते थे, और इसी के माध्यम से किसानों को एकजुट करने लगे, ठीक। अब अगर किसान एकजुट होने लगे तो चीजें कहीं ना कहीं पक्ष में तो आएंगे ही। अंततः अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर अवध किसान सभा का गठन होता है। एक समानांतर अवध किसान सभा का गठन हुआ, ठीक है। अब अगर प्रतापगढ़ में एक समानांतर अवध सभा का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। देखिए, और धीरे धीरे अवध क्षेत्र में फैली हुई जितने भी किसान संगठन थे, वो सभी संगठन अवध किसान सभा में मिल गए। देखिए भाई, कोई भी हो, अगर कोई महत्वपूर्ण नेता है और उस पार्टी का जनाधार ज्यादा है, दूसरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, तो स्थिति क्या है, दूसरे जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उस जनाधार वाले संगठन में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि सबकी डिमांड एक ही थी, सबकी मांग एक ही थी, ठीक है। 1920 में यह किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है, क्योंकि असहयोग की भी डिमांड काफी कुछ किसानों से भी मिलती जुलती थी, मांग भी उनकी वही थी गांधी जी की किसानों के लिए।
तो कहीं ना कहीं तो एकजुटता आएगी ही, और एक साथ ही चल रहा है। ठीक है, जनवरी 1921 में फुर्सतगंज, ये रायबरेली में पड़ता है, बाजार में, रायबरेली में है ये फुर्सतगंज। ठीक है, बाजार में किसानों ने जमींदारों के विरोध में, जमींदारों की निरंकुशता, बनियों के भारी मुनाफे, अनाज और कपड़े की मूल्य वृद्धि के विरोध में किसानों ने जमींदारों की निरंकुशता, जमींदारों के, बनियों के भारी मुनाफे, और अनाज एवं वस्त्रों, कपड़े, अनाज व कपड़े की मूल्य वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया। तो ये आंदोलन हो ही रहे थे। कहते पुलिस के द्वारा इस आंदोलन पर, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कुछ किसान घायल भी हुए और 1-2 डेथ भी हो गई थी। अंततः सरकार ने अवध माल गुजारी रेंट अधिनियम पास किया। क्योंकि अवध माल गुजारी रेंट अधिनियम से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इस अधिनियम से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी इस अधिनियम से ने किसान आंदोलन को कमजोर अवश्य कर दिया। ठीक है, जी चीजें इस आंदोलन में रही हुई संयुक्त प्रांत के इस किसान आंदोलन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एका आंदोलन, जो बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर, गोंडा इन क्षेत्रों में हुआ था। एका आंदोलन, ठीक, एका आंदोलन 1921 से 1921-22। ये जो आंदोलन है ये सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर इत्यादि क्षेत्रों में, यानी फैजाबाद, बलरामपुर, श्रावस्ती, तो बहुत से जिले, इन सभी जगहों पर केंद्रित था। इसका जो उद्देश्य था वो था बढ़े हुए लगान के कारण। नेता इसके थे मदारी पासी और साहरेब, ये दो लोग। मदारी पासी और साहरेब ये दो नेता हैं, ज्यादातर इस क्षेत्र में है। और किसान आंदोलन, जो अवध किसान सभा संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन चला था उसमें और इसमें, भाई दोनों लगभग समानांतर हैं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एक खत्म हुआ दूसरा। दोनों में डिफरेंस ये था कि वो पूर्णतः किसानों का आंदोलन है, जबकि एका आंदोलन में किसान प्लस छोटे जमींदार भी सम्मिलित थे। ठीक, इन दोनों नेताओं ने एक घोषणा की। ठीक, इन्होंने ये कहा कि किसान उन भूमियों को ना छोड़ें जो उनसे छीने गए हों गैर कानूनी रूप से। ये ध्यान रखिए, किसान उन भूमियों को ना छोड़ें जो उनसे
गैर कानूनी रूप से छीने गए हों, ये मूलतः पासी और यादवों का आंदोलन था। ये दो जातियां ही इसमें ज्यादा सम्मिलित थी। ठीक है, यानी निम्न वर्ग के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। दूसरा, इसमें जो मूल मुद्दा था वो था अत्यधिक लगान यानी बढ़े हुए लगान के कारण ही ये आया। और दूसरा, इसमें खेत छीनना। कितना आसान था पहले सामान्य जनता के भूमि को छीन लेना। इसीलिए तो जो जमींदार हैं वर्तमान में मिले हैं, पता चलता है पता नहीं कितने कितने एकड़ जमीन रखे हैं। ये तो कहो काश्तकारी अधिनियम आ गया तो बहुत सी चीजें इनकी सेलिंग में चली गई, लेकिन बहुत से जमींदार ऐसे हैं जो उन कुकुरे बिलार के नाम पर अपन जमीन बचाए हैं। पता चल रहा भाई, एक हमारी जानकारी में है, कोई बात सुनी थी मैंने, जानता मैं नहीं हूँ कौन है, उनके यहाँ जो जमीन है उसमें उनका 8-10 नाम से था। कहीं कुत्ता सिंह लिखा है, बघवा सिंह लिखा है, भेड़ाहा सिंह लिखा, ऐसे ऐसे नाम डाल रखे हैं वो अपनी जमीन को बचाने के लिए। ठीक है, तो एक से एक चीज, फोटो किसी और का लगा है, भेड़ाहा सिंह के नाम से जमीन है। बहुत से लोगों की जमीन चली गई। बाद में भाई परिवार जब आया तो परिवार बढ़ा भी, तो जो जमीनें थी जमींदारों की, 81 में बहुत से जमीन बिक गए, बहुत लोगों की जमींदारी चली गई, लेकिन फिर भी बहुतों ने अपनी जमीन अभी भी बचा करके रखी हुई है। ठीक है, अंततः पुलिस ने कठोरता से इस आंदोलन को दबा दिया। किसान सभा से भिन्नता बात ही कर चुके हैं, क्योंकि उसमें केवल किसान ही सम्मिलित थे। यहाँ पर छोटे जमींदार भी थे, क्योंकि ये छोटे जमींदार भी इन बढ़े हुए लगान के कारण त्रस्त थे। इसलिए इस आंदोलन में इन जमींदारों ने भी इन किसानों का साथ दिया था। नेक्स्ट हम लोग बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 बारदोली सत्याग्रह 1908। ठीक है, बारदोली ये गुजरात जिले में था, और ये भी विद्रोह जो भी सत्याग्रह था ये लगान वृद्धि के कारण हुआ। लगान वृद्धि के कारण हुआ क्या कि जब लगान की वृद्धि हुई, जिस समय की गई, उस समय अकाल की स्थिति थी, यानी उत्पादन कम हुआ। टाइम भी है, साइमन कमीशन भी आया हुआ था। दूसरी चीज, यहां कपास की खेती ज्यादा होती थी, कपास के मूल्य गिर गए थे। ठीक, क्योंकि आंदोलन में ये सब चीजें होती हैं। स्थिति क्या थी कि कपास के मूल्य गिर गए, और जब उत्पादन किसानों के द्वारा किए गए उत्पादित वस्तु के मूल्य गिर जाएं, तो किसानों की लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा लगान में 22% की वृद्धि कर दी गई। अब किसान प्रारंभ में तो तैयार थे, उन्होंने कहा ठीक है, बढ़ा हुआ लगान दे देंगे, खेत बेच करके दे देंगे। किसानों ने क्या किया कि अपनी भूमि बेचनी चाहिए, लेकिन मंदी की वजह से
मंदी की वजह से खरीदार ही नहीं मिले। इस समय वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी। 29, 28, 29, 25 के बाद ही वैश्विक मंदी आ जाती है, जो 1933-34 के पश्चात समाप्त होना शुरू होती है। तो जब मंदी की वजह से खरीदार नहीं मिलते तो फिर करते क्या? ऐसे में किसानों ने अपने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली की ही महिलाओं ने दिया था, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए वहां पे और इन्होंने एक मांग की कि निष्पक्ष न्यायाधिकरण से जांच करवाया जाए कि ऐसी कंडीशन में क्या लगान में वृद्धि उचित है या नहीं है। भाई समस्या तो यही थी, भाई किसान के पास पूंजी हो तो लगान वृद्धि करो, दे देगा। जब पूंजी ही नहीं है, जो उत्पादन किया उसका मूल्य नहीं है, जितना उसका मूल्य मिलना चाहिए उसका आधा मिला, तो का लगान देगा और क्या खाएगा। तो ऐसे में समस्या तो थी ही। गांधी जी ने इन्होंने क्या किया, पटेल जी ने, इन्होंने पूरे बारदोली तालुका को 13 शिविरों में बांटा और प्रत्येक में सत्याग्रह के लिए एक नेता की नियुक्ति की। यानी इतने सिस्टमैटिक तरीके से आंदोलन था कि क्या बताया जाए। स्थिति क्या हुई कि अंत समय में गांधी जी भी वहां पहुंचे और गांधी जी ने घोषणा की यदि पटेल को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करेंगे। गांधी जी की स्वयं की घोषणा है कि यदि पटेल को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन का नेतृत्व मैं करूंगा। क्या बात है, ठीक है। ऐसे में सरकार ने एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल को नियुक्त किया जांच के लिए। जांच के पश्चात लगान वृद्धि 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट, बिजौलिया आंदोलन। ये राजस्थान में हुआ बिजौलिया आंदोलन। भूप सिंह या विजय सिंह पथिक बिजौलिया आंदोलन मेवाड़ के, ये बिजौलिया आंदोलन जो वो मेवाड़ के क्षेत्र में चला था। इसमें होता क्या था, हुआ क्या था इसमें कि 1913 के आसपास यहां के जो शासक थे वो लगभग किसानों से 84 प्रकार के कर लेते थे। सोचो, एक एक रुपए को तो 84 हो गया। ठीक, साथ ही साथ किसान यदि अपनी बेटी का विवाह करे करने पर 5 रुपए उसे देना पड़ता था।
यहाँ राजा साहब को चाहिए था, आते यहाँ न्योता उता करते, खाना वाना खाते, कुछ व्यवस्था देते, भाई वहां कहें फिर जाते। आज के प्रधान जी लोग गांव कोई लड़की की शादी पड़ जाए तो कुछ नहीं तो कोटे से कम 1 बोरी चावल 1 बोरी गेहूं दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तो बेटी विवाह करोगे तो 5 रुपए राजा साहब वसूल कर लेंगे। ठीक है, इसी के खिलाफ आंदोलन चला। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हम खेती नहीं करेंगे। किसानों ने इस क्षेत्र में खेती करना बंद कर दिया और इनका नेता 2 व्यक्ति थे, नाम था उनका चारण और ब्रह्मदेव। राजनीति यही कर रहे थे। इन दोनों लोगों को प्रेरित भी किया गया, इन्होंने किसानों में वो अलग भी जगाई। बाद में इन दोनों को राजा साहब ने क्या किया, बिजौलिया से निर्वासित कर दिया। सोचो, विरोध करोगे तो घर से भगा देंगे, तुम हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते। ठीक, फिर इनके बाद एक नेता होते हैं नारायण बटले। इन्होंने जब चालू किया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, करके जेल भेज दिया गया। क्या दमन है राजा साहब की, वारे राजा साहब बड़े काबिल थे। तो ठीक, अब ऐसी स्थिति में नेतृत्व एक व्यक्ति करते भूप सिंह को रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भेजा था। बिजौलिया भेजा था। तो क्रांतिकारी क्या करे, पहले किसान आंदोलन आ गया तो उसी में सम्मिलित हो गए। कहा कोई नेतृत्व भी, जो नेतृत्व करता उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे में अच्छा है कि नेतृत्व हम ही करें। इन्होंने इनका नेतृत्व किया और जब नेतृत्व किया तो इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी मूवमेंट से लगे हुए थे, तो ये क्या, ये जेल से भाग गए। कर पुनः बिजौलिया पहुंचे। लेकिन इस बार जब बिजौलिया पहुंचते हैं तो इन्होंने अपनी पहचान बदल दी थी। इस बार ये विजय सिंह पथिक के नाम से बिजौलिया पहुंचते हैं। ठीक, अब वहां पुनः आंदोलन शुरू हुआ। सरकार पर दबाव पड़ा, मिटा देने पर। सरकार पर दबाव पड़ा और अंततः सरकार ने हालैंड, डॉक्टर नहीं है भाई, ये व्यक्ति थे हालैंड, एक अधिकारी थे, ये बिजौलिया पहुंचे। किसानों से समझौता हुआ और समझौते के पश्चात 35 कर हटा लिए गए। 35 कर हटा लिए गए। 84 में 35, 49 बचे हैं। सोचो, अभी भी बहुत हैं। ठीक, अंततः दूसरे भी नेता पहुंचते हैं। ठीक है, बजाज के प्रतिनिधि पहुंचे वहां का राजस्व अधिकारी ट्रेंच था, उससे समझौता हुआ, से भी कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः 1941 में काफी संघर्ष के पश्चात किसानों को उनकी जमीनें मिल पाई। क्योंकि जो किसान खेती नहीं कर रहे थे, राजा ने क्या किया, उन सबकी किसान वो जमीनें भी छीन ली थी। कहा ठीक है तुम ना करोगे, इसकी कोई और आ जाएगा करने। तो ये
समस्याएं थी, कहीं ना कहीं शोषण भी खूब किया शासकों ने, और इसी की वजह से ये सारी दिक्कत भी आई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बकास्त किसान संघर्ष। ठीक, बकास्त किसान संघर्ष, इसकी जब हम बात करते हैं तो इससे तात्पर्य बिहार से। ठीक है, जब इसमें देखते हैं तो यहां जमींदारों के पास 3 प्रकार की भूमि है। पहली है बकास्त भूमि, दूसरी है जिस्ती, तीसरी है रैयत। ठीक, जब रैयत भूमि की बात करते हैं तो किसान की भूमि हो गई, यानी इस भूमि पर किसान का ही अधिकार है, किसान स्वयं जोतेगा बोएगा, कोई और इस पे नहीं हो सकता, किराए देना चाहे तो वो किसान। ठीक, जिस्ती ये जमींदार की भूमि होती थी, जिस पर लोग बेगार या मजदूरी करके उत्पादन करते थे। ठीक, यानी खेतीहर मजदूरों को दे दिया, अधिया बटैया दे दिया, ठेके दे दिया, वो जमींदार के ऊपर निर्भर करता। बकास्त भूमि, ये जमींदार जो है इस भूमि का किराए पर देता था, खेती के लिए देता था, यानी ठेके पर दे रहा है। और इसमें होता क्या था, अस्थायी काश्तकार होते थे ये, इसमें अक्सर कर जमींदार क्या करता था, किसान चेंज कर देता था ठेके पर। समस्या ये होती थी, क्यों? क्योंकि यहां चेंज करने से, जैसे पहले किसान है हरखू, ये 1 एकड़ भूमि का 500 रुपए देते थे। दूसरे किसान मिल गए मंगत, इन्होंने कहा 1 एकड़ भूमि का हम 550 रुपए देंगे। जमींदार साहब के सामने ऑफर रखी है, हरखुआ 500 देते हैं, हम 550 दे, अगर साहब चाहो तो जमीनियां हमका दे दो। क्योंकि आज भी होती हैं सब चीजें, रेट बढ़ते हैं क्योंकि बोली लगती है, और ये तो बकास्त भूमि ऐसी थी जो जमींदार साहब भी बोली लगाएंगे और अपने अनुसार जिसको चाहे उसको दे दें। ठीक, तो जैसे ही मंगत ने मूल्य ज्यादा लगाया, जमींदार साहब को 50 रुपए का लालच हुआ और इन्होंने तुरंत किसान बदल दिया। विरोध इसी का था। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, 1946 में बकास्त किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। और विद्रोह ऐसा हो गया कि जमींदार और बकास्त किसान आमने सामने हो गए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। ठीक है, और संघर्ष चालू हो गया, एक दूसरे को मारो। तो बिहार में ये श्री राम सेना, पता नहीं कौन कौन सी रणवीर सेना क्या क्या बनी, पहले लालू के समय में बहुत सी चीजें हुई ऐसी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अंत में बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 लाकर सरकार ने इस विवाद को या संघर्ष को समाप्त किया और बकास्त किसान संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग तेभागा आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन मूलतः बंगाल से था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई त्रिपुरा से। ठीक, और त्रिपुरा के एक जिला है हसनाबाद, वहां से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये यहां से
आगे बढ़ते हुए बंगाल के नोआखली तक फैल गया। क्योंकि इस समय नोआखली में सांप्रदायिक दंगे खूब चरम पर थे, लेकिन इस आंदोलन में जो तेभागा आंदोलन है, इसमें किसान एकजुट रहे, हिंदू मुस्लिम दोनों। ठीक है। इसके नेता थे कंपा राम सिंह और भुवन सिंह। भुवन नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि भवन याद नाम लगान में आमिर खान का था, लगान मूवी में। भुवन तो भुवन से भवन सिंह याद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। कंपा राम सिंह और भवन सिंह ये दो नेता थे तेभागा आंदोलन में। इसमें किसानों ने एक घोषणा की कि हम लगान की ज्यादातर किसान क्या होता था कि अजिया बटैया वाला जो होता है उसी पे काम करते थे ये। ठीक है। ज्यादातर बटाईदार किसान ही थे। और इन किसानों ने घोषणा की कि उत्पादन का जो अनुपात है वो जमींदार के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि अब तक उत्पादन का अनुपात 50-50 होता था। लागत, मेहनत, सब कुछ किसकी? किसान की। जमींदार से कोई मतलब नहीं होता था, 1 रुपए भी जमींदार उसमें नहीं लगाता था। लेकिन जब उत्पादन होता था तो किसान 50%, जमींदार भी 50%। ये गलत था। किसानों ने घोषणा की, कहा इसे काम नहीं चलेगा। जो अनुपात है अब बंटवाई का वो होगा 1/3 जमींदार का और 2/3 किसान का, क्योंकि सब मेहनत तो हम ही करते हैं, हमको कुछ मिलबे न करे, खाली हम उत्पादन करें और मलाई तुम खाओ। ये चीज कैसे हो सकता था? तो ये हिस्सा हुआ, और इसी के लिए चूंकि 3 भाग किए गए, यही तो हुआ भाई। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 1/3 हो गया, और ये हो गया 2/3। तो ये 2/3 किसान के पास, ये 1/3 जमींदार के पास, यही तो हुआ। ठीक। तो ये हिस्सा चूंकि 3 भाग किए गए, इसीलिए 3 भाग होने के कारण ही इसे तेभागा आंदोलन कहा गया, यानी 3 भाग वाला आंदोलन कहा गया। ठीक है। तो इसमें यह चीज हुआ। नेक्स्ट, तेलंगाना का किसान आंदोलन। तेलंगाना का किसान आंदोलन। ठीक। तेलंगाना का किसान आंदोलन, ये जो आंदोलन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। कारण क्या था शुरू होने का? इसमें हुआ क्या कि किसानों से कम दाम पर अनाज वसूल किया जा रहा था। चूंकि तेलंगाना जो क्षेत्र है वो हैदराबाद निजाम के अधीन था। अब अगर तेलंगाना हैदराबाद के निजाम के अधीन है, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो चुका है, उसके बाद किसानों से कम दाम पर अनाज जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है, तो किसान विरोध तो करेंगे ही करेंगे। ठीक। तात्कालिक कारण क्या हुआ? एक नेता थे, किसान नेता थे, नाम था कमरैया। इनकी हो गई हत्या, जबकि कमरैया ही किसानों को संगठित करने का कार्य कर रहे थे। तो अगर किसानों के संगठनकर्ता जो हैं उनकी डेथ हो जाए, और डेथ क्या हुई? हत्या हुई। तो जैसे ये चीजें हुई, किसानों ने पुलिस और
जमींदारों पर हमले शुरू कर दिए। ठीक, 1946 से 48 के बीच में यह आंदोलन चरम पर था और किसानों की मांग थी कि हैदराबाद रियासत को समाप्त किया जाए। भारत सरकार तो चाहती ही थी, भारत सरकार ने किसानों को कहीं ना कहीं इसके लिए उकसाया होगा, या किसान भी चाहते थे भाई हैदराबाद रियासत रजवाड़े के अधीन। सीधी बात है, ये चाहते भी थे किसान समाप्त भी किया जाए और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि हैदराबाद को भारत के साथ मिलाया जाए। ठीक, अंत में हैदराबाद पर जान ही रहे हैं आप कैसे भारत सरकार ने पटेल जी के द्वारा हैदराबाद पर अधिकार कर लिया, नवाब साहब भाग खड़े हुए, जो भी चीजें हुई। ठीक है, इस किसान आंदोलन के विषय में कहा जाता है कि यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला छापामार कृषक आंदोलन था। ये चीजें आई। ठीक, स्वतंत्रता जैसे हुई 47-48 के बाद, जैसे ही हैदराबाद रियासत मिलाई गई, यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट, वर्ली आंदोलन। ठीक, वर्ली नाम से ही है कि मुंबई के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, यहां कुछ जनजातियां रहती थी और इन जनजातियों ने ठेकेदार, जमींदार, साहूकार, भूपतियों के विरुद्ध आंदोलन किया, क्योंकि इनके अपने अधिकार हैं, इनके हर चीजें हैं, तो उस पर जब कोई हमला होता है तो ये ज्यादातर करती थी। ठीक है, इन जनजातियों ने ठेकेदारों के खिलाफ, जमींदारों, साहूकारों, भूमिपतियों, भूपतियों के खिलाफ आंदोलन। किसान सभा ने इनके आंदोलन का समर्थन किया। तो प्रारंभ में तो ये किसानों के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे ये साम्यवादी दल के प्रभाव में आ गए। जब ये साम्यवादी दल के प्रभाव में आ गए, फिर बाद में चूंकि भारत आजाद भी हो चुका था, धीरे धीरे कुछ किसानों के लिए, जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा कार्य भी किए गए काफी, और धीरे धीरे इनका आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। और वर्ली, आज तो क्या बात है, आज तो वर्ली में जमीनें इतनी महंगी हैं कि सामान्य व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकता। पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष। ठीक है, देखिए इसमें ये दोनों जिले जो हैं, पुनप्रा एवं वायलार, ये दोनों केरल के आलप्पी जिले के क्षेत्र हैं। ठीक, दूसरा, इस आंदोलन में इसमें किसान और मजदूर दोनों साथ थे। इसके पीछे जो रीजन था उसमें यह था कि सामंतों के द्वारा इन दोनों का शोषण। कहते हैं नारियल की जटा जो बनाने वाले लोग थे, रस्सियों के कारखानों में जो काम करने वाले लोग थे, इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, और जब पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है, गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा है, समस्या तो आती ही आती। जब इन लोगों ने आंदोलन किया तो इस आंदोलन को क्रूरता से दबाया गया। कहते हैं इनके जो शिविर थे
इन शिविरों को चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ चतुर्दिक घेरा गया और घेरने के पश्चात इन शिविरों पर गोली चलाई गई, जिसमें सभी विद्रोही लगभग मारे गए। कहते हैं ये जो दबाया गया, जिस हिसाब से ये चीज या ये घटना को भी दबा दिया गया कि बाहर आ ही ना सके, सारा मामला जो भी था वो दबा दिया गया और इस तरह इस आंदोलन को कुचला गया, यानी एकदम पाशविक रूप से आंदोलन को कुचल दिया गया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है अखिल भारतीय किसान संगठन, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहले अखिल भारतीय किसान संगठन में भाषण देने वाले व्यक्ति थे। ठीक, अखिल भारतीय किसान संगठन, ठीक है, 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। 1927 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। ठीक, और इसके गठन का जो श्रेय है बिहार किसान सभा, ये था स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, दूसरा जो हुआ 1928 में आंध्र किसान सभा गठन, और इसके गठन का श्रेय एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया। अब ये दोनों नेता थे, इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाए, और उस अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के लिए इन्होंने मद्रास में सभी प्रांतीय किसान संगठनों का सम्मेलन बुलाया। अच्छी बात है। स्थिति ये हुई और इस सम्मेलन में निर्णय भी लिया गया, इसमें एक निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक बात आ गई और अंततः डाल दे रहे हैं, अंततः 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बनता भी है। अखिल भारतीय किसान संगठन बन गया। उसी साल 1936 में ही इस अखिल भारतीय किसान संगठन का एक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जाता है। ठीक, टाइमिंग थी इसकी 11 अप्रैल 1936, 11 अप्रैल 1936 को। इस सम्मेलन के अध्यक्ष, यह अक्सर कर पूछा भी जाता है कि अखिल भारतीय किसान संगठन के लखनऊ में होने वाले प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष बने इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव बने एन.जी. रंगा। भाई यही दो प्रमुख नेता थे, एक बिहार किसान सभा के, दूसरे आंध्र किसान सभा के।
इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के अखिल भारतीय किसान संगठन के स्थापना की कल्पना की थी। और अगर यही दो लोग इस कल्पना भी कर रहे हैं तो क्या ये लोग महत्वपूर्ण पद नहीं प्राप्त करते अखिल भारतीय के? जब हम ही उसके सब कुछ हैं, कर्ता धर्ता उसको स्टार्ट करने वाले, तो स्वाभाविक है कि हम जब वो संगठन बनेगा तो उस संगठन के महत्वपूर्ण पद हम ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये लोग बने। जो एक विशेष बात थी, इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित हुए और भाषण दिया, क्योंकि वो सबसे बड़े किसान थे उत्तर प्रदेश के। उनसे ज्यादा भूमि किसी के पास थी ही नहीं। कहां थी ये हमको नहीं पता है। ठीक है, सबसे बड़े नेता थे उसमें। भाई ये था कि नेहरू के आने से कांग्रेस भी किसान आंदोलन के साथ जुड़ गई, या किसान आंदोलन भी कांग्रेस के साथ जुड़ गया। और अगर कांग्रेस और किसान आंदोलन एक साथ चलते तो आंदोलन की तीव्रता जो है वो काफी ज्यादा होती। ठीक है, ये चीज हुआ। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और उसके बाद से ये मनाया भी जाने लगा। ठीक है, इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को गति देने के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर एक किसान विद्यालय स्थापित किया गया। ताकि किसानों को शिक्षित किया जा सके कि किसानों के अधिकारों की बात कैसे हो सकती है। ठीक है, किसान विद्यालय या किसान स्कूल खुला गया। ठीक है, स्वाधीनता प्राप्ति तक किसान आंदोलन प्लस कांग्रेस साथ साथ रहे। लेकिन जैसे स्वाधीनता प्राप्त हुई, किसान आंदोलन भी धीरे धीरे अपना जनाधार होता गया और फिर उसके बाद से कोई किसान आंदोलन नहीं हुए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किसान आंदोलन पर बात की। ठीक है, ये खत्म होता है किसान आंदोलन। आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।